19 साल की युवा अवस्था में एक नौजवान बिहार पटना से अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने और मजबूत इरादे लेकर पहुंचता है सपनों के शहर मुंबई में। कई सारे कारोबार कोशिश करते हैं, कुछ में कामयाब, कुछ में असफलता, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे कारोबार बनते हैं, उसके चलते वो व्यक्तित्व पूरी दुनिया पर छा जाता है और आज लोग दुनिया भर में उसे जानते हैं कमोडिटी किंग के नाम से। जी हाँ, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसे खास व्यक्तित्व से जिन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम कमाया है कमोडिटी बाज़ार में। और जब भी कमोडिटी की बात निकले, चाहे वो जिंक हो, कॉपर हो, सिल्वर हो या फिर क्रूड हो, उनका नाम सबसे पहले आता है। हमारे साथ हैं वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले आपको, वेदांता ग्रुप को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जानता हूं सर, आप पटना बिहार से हैं और ये आपका बड़ा पसंदीदा त्यौहार भी है। होली बहुत मनाई है आपने, बचपन से लेकर, जवानी से लेकर, और अब भी आप उतने ही उत्साह और उमंग के साथ होली मनाते हैं, राइट? होली तो हमारा पहला पर्व है जी। दिवाली जो है बम्बई वाले जो हैं वेस्टर्न साइड में है जी। हमारे यहाँ तो फगवा ही होता है। क्या बात है। और मैं जानता हूँ कि आप पूरे दुनिया भर में कारोबार करते हैं। लंदन से आप अपने कारोबार को ज़्यादातर संभालते हैं, लेकिन दिल आपका बड़ा हिंदुस्तानी है। और वहीं से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। इस वक्त हिंदुस्तान पूरी दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहा है। G20 चल रहा है, लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हम पूरी दुनिया की मेज़बानी कर रहे हैं और किस तरह से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। आपका क्या असेसमेंट है? क्या हमारी रफ्तार ठीक है, थोड़ी बढ़नी चाहिए या थोड़ा स्लो होना है? मैंने अपनी लाइफ टाइम में इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट इंडिया के लिए कभी नहीं देखा। पूरी लाइफ टाइम में आप कर रहे हैं? मैं नहीं देखा। एक हिंदुस्तानी प्रेफर्ड एम्प्लॉयर है। पूरे हिंदुस्तानी आप ध्यान से देखेंगे, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे बड़ा कारोबार हो, वर्ल्ड में हिंदुस्तानी ही उसको लीड ले रहा है। कि हिंदुस्तानी की एक छाप है कि एक सहन शक्ति है उसके अंदर, ईमानदारी से काम करता है। तो ये जो छाप बनी है, इससे बहुत हमने तो देखा है वहाँ पे जाके, तो वहाँ मैं देख रहा हूँ। और हिंदुस्तान के लिए आज इतना बड़ा मौका है। हम अमेरिका क्यों नहीं बन सकते हैं? हम अपनी गरीबी क्यों नहीं दूर कर सकते हैं? हम अपनी जितनी माँ बहनें, हमारी बेटियाँ हैं, उनको सक्षम बनाकर उनको आगे क्यों नहीं ला सकते हैं? हम हर हालत में उनको दवाई, शिक्षा, मेडिकल, घर बार सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में आज ये मौका आ गया है। आज ये मौका आ गया है। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो आज गवर्नमेंट है, वो ऐसी सक्षम गवर्नमेंट, इतनी मेजॉरिटी की और इतनी फास्ट जाना चाहती है। कहीं कहीं जो रुकावटें आ जाती हैं, आज के दिन वो पुराना गाना है ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। जी। ये पुरानी बातें उनको छोड़ो, आगे बढ़ो। तो हमारी जैसे जो गवर्नमेंट में जो डिसीजन होते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम, वो सिस्टम कम से कम भी 5 गुना फास्ट चलने चाहिए। अब टाइम नहीं रह गया फाइलों को ऊपर से नीचे दौड़ाने का। एक डिसीजन लेने का टाइम आ गया, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो तैयार है। और उनके साथ में गवर्नमेंट मशीनरी अगर पूरी साथ दे जी, तो ये देश कहाँ से कहाँ जाएगा, और जा भी रहा है। दूसरी हमारी जुडिशरी, ऐसी अच्छी जुडिशरी पूरी दुनिया में नहीं है। उनको भी एक्सेलरेट होना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि वो 5 गुना ज़्यादा फास्ट काम करें। ये दोनों तीनों चीज़ें होने से ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अगले 25 साल कैसे दिखते हैं आपको भारत के लिए? अमृतकाल शुरू हो रहा है, तो आप बताएं सर। मेरे को तो हर साल जितनी बड़ी ग्रोथ हिंदुस्तान में होगी, हर साल सारी दुनिया पेसिमिस्टिक है। मंदीवाड़ा है, लोग देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन है, दाम बढ़ रहा है। लोग खाली अपनी अपनी बात करते हैं, मेरा क्या मेरा क्या। हम लोग तो हैं, हम लोग हिंदुस्तानी लोग अपनी सोचते हैं, अपने माँ बाप की सोचते हैं, परिवार की सोचते हैं, कम्युनिटी की सोचते हैं। पूरा गांव हमारा चाचा मामा रहता है जी। ये हमारी खूबी है जी। तो इसको देखते हुए मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान, नंबर तो आप लोग जानते हैं, लेकिन बहुत इतनी उसमें क्षमता है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जैसे टेलीकॉम में हुआ जी, रेवोल्यूशन, के हर आदमी के पास टेलीफोन है, राइट, ये रेवोल्यूशन हुआ है जी। ये का काम बिजली में होगा। बिजली में आप देखेंगे, बिजली की कभी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है।
हर जुलाहा, हर छोटा व्यापारी, हर घर वाला, हर कोई चीज़, डॉक्टर, उनके यहाँ सोलार, नई नई चीज़ें आएंगी जिससे कभी बिजली की उनको तकलीफ नहीं रहेगी। तीसरी जो तकलीफ रहती है जमीन लेने की, जी। जमीन इतनी पड़ी हुई है, लोग देना चाहते हैं लेकिन सिस्टम की वजह से वो रुक जाता है। राइट। सिस्टम की वजह से रुक जाता है, देने वाला तैयार है, लेने वाला तैयार है, बीच में कहीं ना कहीं झगड़ा पड़ जाता है। राइट। उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकले जिसमें कि कोई पैसा कम देना भी नहीं चाहता है। तो ये दोनों तीनों चीजें अगर सुधर चलेगी, और चल भी रही हैं, सुधार तो हो ही रहा है, स्पीड बहुत जरूरी है। आज के बढ़ाने की टाइम आ जरूरत गया है। है, स्पीड बढ़ा दो, एक्सीलेटर पे पैर रखो, क्या बात। एक पैर ब्रेक पे भी रखो बचाव करने के लिए, लेकिन पैर दबा के एक्सीलेटर पे रखो। क्या बात है। तो स्पीड से चलना चाहिए। और अग्रवाल साहब, आपको जो अच्छे से जानते पहचानते हैं, उनमें से कुछ लोग हैं जिन्हें मैं भी जानता हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, और वो ये कहते हैं कि इस उम्र में भी अग्रवाल साहब को कभी भी पूछो नए बिजनेस आइडियाज़, वही सोचते हैं व्हाट नेक्स्ट, नया क्या करना है, अगला क्या करना है। तो इस वक्त आपके मन में क्या है, नया क्या करने वाले हैं आप वेदांता ग्रुप में? मैंने शुरू में तो जब मैं पैसे के अलावा कुछ दिखता नहीं था, जी। पैसा ही चाहिए था। राइट। क्योंकि पैसा आएगी तो गाड़ी ले लूँगा, पैसा आएगी तो मैं कुछ शो देख लूँगा, कपड़े सिला लूँगा, जूते ले लूँगा, पैसा दिखता था। जी। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो पैसा पीछे रहता गया, और एक अचीवमेंट करने का, अचीवमेंट नहीं कि कोई बड़ा पैसा वाले बनना है, कुछ नया करें। मेरे को कोई भी काम जो कि सब लोग करते हैं वो काम करने में मेरे को मज़ा नहीं आता था। मेरे को हरदम लगता था कुछ ऐसा काम करें जिसमें कि देश सोचे कि ये काम कोई कर ही नहीं सकता, वो कर दिया। आप देखिए, हमने कॉपर का काम किया, हमने ऑप्टिकल फाइबर हमने बनाया दुनिया में, जो कि हिंदुस्तान में और कोई नहीं बनाता है। हमने एल्युमिनियम की फैक्ट्री लगाई, ऐसी लगाई 30 लाख टन की, जिसके लोग देख रहे हैं आज के दिन। हमने जिंक लगाया, जिंक आज इतना ज़रूरी है पूरी दुनिया में, क्योंकि वही जंग लगती है स्टील में। 10% ही जिंक लगता है, 90% नेकेड स्टील यूज़ होता है, वो 50% तो यूज़ होना चाहिए। सिल्वर, हमारे यहाँ सिल्वर 100% इम्पोर्ट होता है। सिल्वर तो हमारे आज के दिन हर घर में सिल्वर चाहिए। राइट। सिल्वर की हमने फैक्ट्री लगाई, हम एक बनाते हैं, सारे काम हम एक्सक्लूसिव करते हैं। और ये जो लोग जो बात करते हैं 1 बिलियन ये ड्यू हो गया, ये हो गया, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये समझते नहीं है। जहाँ 30 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू है, हमारा आप रेवेन्यू सुनेंगे, हमारा अगले साल 30 बिलियन का रेवेन्यू है, 9 बिलियन की प्रॉफिट है जी, 9 बिलियन की प्रॉफिट है। टोटल हमारा डेट, टोटल आप मिला लें, मैं ज़्यादा में करके बोल रहा हूँ, 13 बिलियन डॉलर है। हमको 1-1.5 साल लगेगा चुकाने में जी। 1-2 बिलियन तो हम अपने पास से देके दे सकते हैं। इसी पर अग्रवाल साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाल मतलब आपके ग्रुप की एक खासियत है, आप सुर्खियों में जरूर रहते हैं कुछ न कुछ कारण से, भले अपनी वजह से भले किसी और की वजह से। हाल ही में अदानी ग्रुप को लेकर बड़ी चर्चाएं हुई है, आपने भी सुनी होगी, देखी होगी। उसके बाद लोग चर्चाएं करने लगे कि वेदांता ग्रुप भी उसी राह पर है, जबकि वो तब है जबकि आपने 4 बिलियन डॉलर जो चुकाने थे उसमें से 2 बिलियन डॉलर समय से पहले चुका दिया। अब मेरे ख्याल से 2 बिलियन डॉलर आपको अगले 2-3 महीने में चुकाने हैं। 2024-2025 तक आपके शायद टोटल 8 बिलियन डॉलर है। ये आप अपने शेयर होल्डर्स को, अपने क्रेडिटर्स को एक मजबूत कॉन्फिडेंस दीजिए कि कहीं कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह से आप पहले एडवांस में या समय पर चुका रहे हैं, क्या उसी तरह से आगे भी शेड्यूल रहेगा? ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कंपनी इतनी मजबूत परिस्थितियों में है। 30% के प्रॉफिट से हम काम करते हैं, और हमारे यहाँ ये जितनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी में हम चलाते हैं, हमारा जो कैश फ्लो है जी, हमें ये जो हमारा डेट है पूरी दुनिया में और कंपनियों के बराबर मुकाबले में हमारा कम है जी, बहुत कम है जी, क्योंकि हमारा कैपिटल इंटेंसिव है। हमने आप देखें तो ऑयल में 20 बिलियन डॉलर लगाया, जिंक में 20 बिलियन डॉलर लगाया, हमने एल्युमिनियम में 17 बिलियन डॉलर लगाया। ये इतने पैसे हमने लगाए हैं और लगा के उसका रिटर्न दिया है। शेयर होल्डरों से कभी भी पैसा लिया, आज तक 50 मिलियन डॉलर तो शेयर होल्डरों से लिया है, उसके बदले में हमने बिलियंस ऑफ डॉलर उनको दिए हैं। हमारे पास इतना कैश फ्लो है आज, इंटरनल एक्रूवल से भी हम अपने डेट को खूब अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं जी। लेकिन अगर सस्ता पैसा मिलता है जी, क्योंकि हमको काम को आगे बढ़ाना है, तो क्यों नहीं, उसको हम बैलेंस करेंगे, कुछ डेट लेंगे, कुछ अपने पास से काम करेंगे। हर हालत में
एक एक जितना चाहिए उससे ज़्यादा है जी। और वो चुकेगा। तो सर ऐसा नहीं लगता आपको कि 2024-2025 में जो आपके बॉन्ड मैच्योर हो रहे हैं वो 25-30% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि क्यों ना मैं ही खरीद लूं समय से पहले और इतने सस्ते मुझे अपने ही बॉन्ड मिल रहे हैं? एक तो है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है कि हम अपने अपने अच्छा। बॉन्ड खरीदें, लेकिन ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से, जी। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से ये सारा चक्कर हो रहा है जी। क्योंकि रशिया कुछ हो रहा है, अमेरिका कुछ हो रहा है, तो आप जनरल बॉन्ड मार्केट में देखेंगे अच्छी से अच्छी कंपनियों के भी बॉन्ड ऊपर नीचे होते हैं और भाव ऊपर नीचे चलते हैं। मैं लेकिन हर बॉन्ड धारक को ये मैं 100% आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो अगर ये बॉन्ड मिलें तो आप जन्म जन्मांतर के लिए अपना 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 पैसा लगाए, अपना रिटर्न रख सकते हैं। Absolutely. अगर आपको ये कभी हो ही नहीं सकता मैं है। सरप्राइज करता हूँ कि 9% का कूपन है, 8.95%, 2025 का बॉन्ड 30% डिस्काउंट, यानी आपको 2 साल में कुछ नहीं करना, करीबन 50% के रिटर्न्स आपको वेदांता के बॉन्ड जो इक्विटी में नहीं मिल सकते, इतने बेहतरीन है। सो आज के लिए मेरे लिए हेडलाइन है कि अनिल अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल बॉन्ड धारकों को कहीं कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। एक और चीज़ सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूँकि आपकी दोनों ही कंपनियाँ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, बहुत ही ज़बरदस्त कैश फ्लोज हैं, अच्छी कमाई करती हैं और भारी भरकम डिविडेंड भी आता है। एक और उनकी कमाई करती है तो आप डिविडेंड ले पाते हैं, दूसरी ओर लोग कहते हैं कि आपकी नज़र हमेशा उनके पैसे पर रहती है कि बस डिविडेंड कैसे लें, क्योंकि आपको वेदांता रिसोर्सेज में पैसों की ज़रूरत होती है। तो क्या वाकई में जो आप हिंदुस्तान जिंक को एसेट्स बेचने जा रहे हैं, वेदांता रिसोर्सेज 25,000 करोड़ के आसपास की, क्या उसके पीछे पर्पज़ ये है हिंदुस्तान जिंक को किस तरह से फ़ायदा होगा? सरकार जो दूसरी बड़ी शेयर होल्डर है वो अपोज कर रही है इस मूव का, आप कैसे देखते हैं? ये एक चीज़ अब गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। और ये जो हम लोग बोलते हैं कि एटीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड, हम भी गवर्नमेंट को बहुत ग्रेटिट्यूड करते हैं। जो पैसा हमने हिंदुस्तान जिंक में जी गवर्नमेंट को दिया, ये प्राइवेटाइजेशन का एक नक्शा बदल गया है कि प्राइवेटाइज होने के बाद भी कंपनियां 10-10 गुना बढ़िया चल सकती हैं जी। और उन्हीं आदमियों से चल सकती हैं और 4-4 गुना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकती हैं। इनफैक्ट मैं इसके लिए आपको क्रेडिट देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जिंक जब आपने अधिग्रहण किया तब ये फैशन नहीं था, ट्रेंड नहीं था कि सरकारी कंपनियों को कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स कॉर्पोरेट्स आकर खरीदे। आपने सक्सेसफुली उसको ट्रांसफॉर्म करके, और मेरे ख्याल से जिस लेवल का प्रॉफिट कर रही है आज हिंदुस्तान जिंक, वो पूरा टर्न अराउंड किया। लेकिन उसके बावजूद क्यों सरकार को दिक्कत है आपको बची हुई हिस्सेदारी देने में? ये मेरे को खुद को समझ में नहीं आता है। मैंने आज आप देखिए कि आप उनको 40,000 50,000 करोड़ रुपया उसका मिल रहा है। हर साल हम दुनिया भर का उनको डिविडेंड देते हैं। मेरे को मालूम नहीं है कि उनको हमने कम से कम भी $5-10 बिलियन डिविडेंड दे दिया होगा। जी। अनाप शनाप डिविडेंड दिया है। हर साल हमको डिविडेंड के लिए वही बोलते हैं कि हमको डिविडेंड देना पड़ेगा जी। क्योंकि उसके बाद इस कंपनी को आगे बढ़ाना है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ जरूरत से ज़्यादा अच्छा काम करने का ये फल है कि अगर अग्रवाल साहब इतनी अच्छे से कंपनी चला रहे हैं तो हम हमारी स्टेक क्यों बेचे, हमारे तो पैसे बन रहे हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में हमारे घर में जो बहुएं आती हैं उनकी परीक्षाएं ली जाती हैं जी। तो हम लोग जो है हम अच्छे घराने के हैं, बहू बन के आए हैं, हम लोग सेवा करते ही रहते हैं। लेकिन ये जो एक विज़न है हिंदुस्तान जिंक का, हिंदुस्तान जिंक जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आज $20 बिलियन की कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। और हमारे पास उससे बड़ी एसेट हमने साउथ अफ्रीका में ली है। आज वो साउथ अफ्रीका की कंपनी की टेक्नोलॉजी की वजह से हम हिंदुस्तान जिंक चला पाते हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका में माइनिंग स्किल है जी। दोनों कंपनियां एक ही ग्रुप की हैं जी। वो दोनों कंपनी एक दूसरे के अगर बन जाएं तो 2 से 2 4 नहीं होंगी, 14 हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी। ये दोनों कंपनियां बनेंगी तो ये लॉन्ग टर्म में काम चलेगा जी। हम सिल्वर भी बनाएंगे, जिंक भी बनाएंगे, हम फर्टिलाइज़र भी बनाएंगे, लेड भी बनाएंगे, सारी चीज़ें ज़रूरत है। तो ये बहुत ही ख़राब लगता है कि एक हिंदुस्तान जिंक है और एक कंपनी वेदांता लिमिटेड के पास है, वो अलग चला रहा है, ये अलग चला रहा है। करेक्ट। हमारे पास जो पैसे पड़े हुए हैं, सिनर्जी है काफी। जो पैसे हमारे पास हिंदुस्तान जिंक में पड़े हुए हैं उसके पास उसका हमको रिटर्न आता है 2% 3%। जी। अगर हिंदुस्तान जिंक ये कंपनी मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू हिंदुस्तान जिंक जितनी होनी चाहिए जी। हमने उसको $2.9 बिलियन में लिए जी। प्रपोज कर रहे हैं।
अगर ये दोनों बन जाती है तो आप विश्वास रखिए हिंदुस्तान जिंक की प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो जाएगी। ओह, क्या बात। और क्या कंपनी बन जाएगी। और हिंदुस्तान कंपनी ने फॉरेन की कंपनी को लिया जी। और उसको बड़ा बनाया, उसके साथ साथ में उनकी जो स्किल है वो भी साथ में आएगी जी तो ये जो एक मेरा ख्वाब है जी। इसमें काम तो होना ही है, आज आगे नहीं हो पीछे कल, वो होगा। डिले जो लेकिन होता सर है। वो ये सोचते हैं कि एक तरफ आप वेदांता रिसोर्सेज पूरा हिंदुस्तान जिंक का कैश ले लेगा 25,000 करोड़ का, साथ में आपको रॉयल्टी भी उस चाहिए कैश का करेंगे क्या? और रॉयल्टी भी चाहिए। नहीं, कैश और मैं तो बोलता हूँ उनके पास 28% शेयर है, वो बेचना भी चाहते हैं, जी बेचना भी चाहते हैं। जी। ये गवर्नमेंट के जो सिस्टम है जी। उनको कहीं ना कहीं जो हमारे जो आज के दिन सरकार है ये बिजनेस फ्रेंडली है, ये काम को आगे बढ़ाना चाहती है, करना चाहती है, सारी दुनिया में इसका नाम हुआ है। जी। लेकिन गवर्नमेंट मशीनरी को भी उसी के साथ में चलना पड़ेगा, जुडिशरी को भी उसके साथ में चलना पड़ेगा, जो डिसीजन फास्ट हो। एक और चीज़ जो है जो जाहिर सी बात है कि आप इतनी बहुत कम कंपनियां हिंदुस्तान में ऐसी जो इतनी कैश कमाई करती है हर साल, आपके ग्रुप में टैक्स एफिशिएंट सिस्टम हो, क्योंकि हर जगह डिविडेंड, हर जगह टैक्स लगना कटना मुश्किल काम है। आपने पहले प्रयास भी किए डीलिस्टिंग करवाने के, क्या इसके अलावा कोई और चारा नहीं? और क्या अभी भी आपके ग्रुप की कंपनियों के लिए जिंक को छोड़ दें, वेदांता के लिए डीलिस्टिंग के ऑप्शन सब खुले हैं सर? नहीं, वो आज के दिन वो बात नहीं है। जी। हमारी इच्छा भी है कि हमारे जो 30% शेयर होल्डर हैं वो बहुत खुश है, जो हम डिविडेंड देते हैं। हम दुनिया के हिसाब से भी बहुत कम लोग ऐसा देते हैं। नहीं, बहुत ही बेहतरीन। हाईएस्ट हम लोग डिविडेंड देते हैं। मेरे शेयर होल्डर भी बहुत खुश है। तो हमारा 50,000 करोड़ रुपए की प्रॉफिट वाली कंपनी कितनी है हिंदुस्तान में? बहुत ही कम है, बहुत ही कम। आज हमारा जो मल्टीपल आप देखें तो 6-7 के आसपास का है। जी। दुनिया में हमारी जैसे कंपनियों के बाहर देखें तो 20 का है। तो ये इतना, लेकिन इसका हमारा तो एक ही ध्यान लगा रहता है, हिंदुस्तान डेवलपिंग देश है। जी। डेवलपिंग देश है, इसमें कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म होती रहती है, कहीं ना कहीं, क्योंकि पुराने हमारे घाव बहुत हैं, वो पुराने याद आते हैं, समझ में आते हैं तो आदमी और कॉशियस होकर चलता है। बट मेरे को ये है कि ये कंपनी, हर हमारा बिजनेस एक मैं उल्टा चलता हूँ तो सेमीकंडक्टर आप देखेंगे, ये हमने फॉक्सकॉन के साथ में किया है। हम ये सबसे बड़ा बिजनेस गुजरात में आने वाला है। इसके साथ में कम से कम भी 500-700 ये देश को बदल देगा, क्योंकि हज़ारों इलेक्ट्रॉन की कंपनियां लगेंगी। ईवी की आज कारें नहीं बन रही हैं बिकॉज ये नहीं है, सेमीकंडक्टर नहीं है। और ये मैं नहीं कह सकता, ये मेरा एक जुनून है जी। मैं नहीं कह सकता कि मैं बहुत जानकार हूँ, लेकिन जुनून जरूर है। और सबसे बड़ा बात है कि मेरे शेयर होल्डर मेरे साथ हैं, लोग मेरे साथ में हैं, बैंक वाले मेरे साथ में हैं, लोगों को इतना विश्वास है। लेकिन दुनिया नहीं चाहती है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। हमें वो कहीं ना कहीं तो आज ये क्यों हुआ कि लिख दिया कि भाई ठीक है ऐसा $1 बिलियन का, अरे 1 बिलियन 35 बिलियन की कंपनी है, 1 बिलियन उसके लिए क्या है? exactly. लेकिन उनको एक ही है कि वेदांता का अगर नाम खराब होगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा तो उनका ये प्रोजेक्ट शायद ढीला पड़ जाए। हाँ, सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट शायद ढीला हो जाए। जी। क्या बात करते हैं हम लोग, तो इस तरह के लोग हैं, चलते जाते हैं, सबको साथ में लेके चलते जाते हैं। और अभी आपने कहा भी तूतीकोरिन वाले प्रोजेक्ट के लिए भी आपने कहा कि हम लोकल जो लोग हैं उनको साथ में लेकर फिर से शुरू करना चाहते हैं। देखिए ये नेशनल एसेट है जी। आज कॉपर इंपोर्ट हो रहा है तो ये जो नुकसान तो देश का है। आज जो गवर्नमेंट है फुल्ली डिटरमिन है। आज के दिन, पहले हमारे टाइम में देखिए हमने बॉक्साइट माइन खोली जी, वर्ल्ड की पहली बड़ी बॉक्साइट माइन खोली। सारी दुनिया साथ में आ गए कि ये बॉक्साइट माइन नहीं खोल सकती है। अब ये हाल है, कोई आंख उठा के इंडिया के ऊपर नहीं देख सकता। क्या बात है, बिल्कुल। अच्छा सर, आखिरी सवाल, चूँकि आप ऐसे बिजनेस में हैं जो दुनिया भर की इकोनॉमी के साथ जुड़ा है, हर तरह की कमोडिटीज़, बड़ा डर लगता है जब भी हम दुनिया भर को देखते हैं, सुनते हैं। हिंदुस्तान देखते हैं तो अच्छा लगता है, रिसेशन आ रहा है, मंदी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कितना डरना है सर? दुनिया भर का हाल क्या है? बढ़ती हुई इंटरेस्ट रेट्स, कमोडिटीज़ के दाम, ये सब के बीच में जरा आप समझाएं सर। नहीं, डेफिनेटली इन्फ्लेशन हाई है और लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लोग अपने आप को सिक्योर करने में लगे हैं। हर आदमी पेसिमिस्टिक है।
लोगों के पास गैस नहीं है। आज देखिए ना, जर्मनी ने कोल माइन चालू कर दी, जो आदमी सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। तो ये जो पहले तो सब दुनिया एक साथ चलती थी, अभी दुनिया और इंडिया जो है कोई देश नहीं है, ये कॉन्टिनेंट है जी, एक अपने आप कॉन्टिनेंट में है हमारा, बिल्कुल, अपने आप बिल्कुल, में कॉन्टिनेंट है साहब। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी जो है अमेरिका अलग का दृष्टिकोण है, चाइना का अलग दृष्टिकोण है, और यूरोप का अलग दृष्टिकोण है। हर जगह एक आपस में जेलसी है, कंपटीशन है, एक दूसरे को मारने। एक हिंदुस्तान ऐसा जगह है, एक स्वीट स्पॉट बन के उभर गया। जी, मोदी जी की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात करने की जो स्टाइल है, लोगों को गले लगाने की स्टाइल है, जी। लोगों का मन मोह लिया है। हम्म। उससे लेके सब लोग साथ में आ गए हैं, तो एक स्वीट स्पॉट बन गया है। तो मेरे हिसाब से इंडिया को भी कॉशियस होकर चलना चाहिए। लेकिन मैं ये देख सकता हूँ कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जी, उसकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा अग्रसर रहेगी, जी, इंक्लूडिंग चाइना। ओके, उनसे भी हम मजबूत रहेंगे। अच्छा सर, इंटरव्यू ख़त्म करता हूँ उससे पहले जनरली आपसे मेरी इंटरव्यू जब भी होते हैं, आप लंदन में होते हैं या तो फ़ोन लाइन पर या फिर दूर से लिंक्स पर होते हैं, आज आमने सामने तो एक दो आपकी पर्सनल बातें पूछना बोलिए चाहता हूँ। इस उम्र में भी आपके जो काम का जुनून है, एनर्जी है, इसका राज बताएं। एक तो पैशन बहुत है और देश से लगाव बहुत है। मेरा ये लगा रहता है कि अगर व्यापार ही सब कुछ है, जी, आज दुनिया में झगड़ा ही व्यापार का है, जी, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पादन कर सकें, जितना ज़्यादा काम को बढ़ा सकें, हमारी लड़कियों को आगे कर सकें, जितनी हमारी लड़कियों में क्षमता है, जी, जो जितने हमारे यंगस्टर में जितनी क्षमता है, इनको आगे से आगे काम मिले। मैं कोई भी काम फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनाता, मैं हर काम रॉ मटेरियल ही बनाता हूँ, और मैं हरदम इनकरेज करता हूँ इस दूसरे लोगों को क्या फैक्ट्री लगाओ, मैं आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करूँगा। तो ये मेरे को लगा रहता है कि जो आनंद जो दे दिया सो अपना है, जो रह गया सो सपना है। क्या बात है। पसंदीदा शहर आपका लंदन, मुंबई या कोई और? बिजनेस अच्छा चलता है, वही जगह अच्छी लगती है। लंदन भी मेरे जाने की, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, मेरे कोई फैमिली नहीं थी, कोई रिकॉग्निशन नहीं था, कोई मेरे को सीरियस लेता नहीं था, इसलिए मेरे को लंदन जाना पड़ा, जहाँ किसी ने मेरे को मेरा बैकग्राउंड नहीं पूछा। हाँ, किसी ने मेरे को मेरा बैकग्राउंड नहीं पूछा, और मेरे को ईश्वर की कृपा हो गई कि लोगों ने मेरा साथ दिया, और मैं किसी को भी नहीं जानता था। $35 बिलियन दिए जी, मेरे को। लेकिन आप विश्वास करें, वो पैसा हो सकता है मगर बाहर ही कहीं लगाता, हो सकता है आज से डबल हो जाता, लेकिन सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मैंने सारा का सारा पैसा यहाँ लगाया। जी, तो ये मेरे को तो मेरा गांव राजस्थान में भी रहे, जहाँ मेरे माँ बाप दादा दादी रहे, वो भी बहुत अच्छा लगता है। चौमू है, रिंगस है। पटना बिहार में जाता हूँ तो लगता है कि मैं वहीं का रहने वाला हूँ। जी, अब बिहार, यूपी, राजस्थान है, ये तो हमारे इलाके हैं, हमारी बोली है। बम्बई जैसा शहर तो कोई हो ही नहीं सकता है। राइट। बम्बई ने हम लोग को जो सिखाया, और जो बम्बई में इसकी अलग ही खुशबू है। जो भागने की आदत दी है मुंबई ने। अच्छा सर, आपका फेवरेट खाना? खाना तो हिंदुस्तानी ही है जी। खाना तो अगर हम आप सही पूछेंगे तो बचपन मेरा लिट्टी चोखा खा के निकला। क्या बात। बहुत लिट्टी चोखा खा के निकला। राजस्थान गए तो हमारे नाना नानी उन लोगों ने मेरे को दाल बाटी चूरमा मेरे को बहुत पसंद रहता था, वो खिलाया। गट्टे की सब्जी तो बहुत ही पसंद थी हिंदुस्तानी। फॉरेन में भी सारे खाने खा लेते हैं। चाइनीज़ इसलिए थोड़ा खाता हूँ ज़्यादा, थोड़ा लाइट लगता है मेरे को, लाइट लगता है, थोड़ा अच्छा रहता है। चाइनीज़ भी अच्छा लगता है, बट हिंदुस्तानी खाना में ही, लेकिन उसमें जो स्वाद आ जावे उसी का मजा अलग है। सर वैसे तो आपको समय कम मिलता होगा, लेकिन जब भी खाली समय हो आप क्या करना पसंद करते हैं? मैं थोड़ा गाना गाता हूँ बैठ के, थोड़ा ढोलक भी बजा लेता हूँ, मंदिर में जाके भजन भी गाता हूँ। क्या बात। बहुत मज़ा आता है। और मूवी देखने का शौक़ रहता है।
बॉलीवुड मूवी देखता हूँ, बच्चे हैं उनको पूछता रहता हूँ कि कोई इंग्लिश मूवी तुम अच्छी को तुमको लगे जो मैं समझ सकूँ वो बता दो तो हम देख लेंगे। तो ये अच्छा लगता है। स्विमिंग भी कर लेता हूँ जी। हाँ, लेकिन आलस नाम की चीज़ नहीं है। क्या और मैं बात। सबको बोलता हूँ आज मेरे आपके माध्यम से, आलस नहीं करना और मेहनत करना। बिल्कुल। एक बात आपने नहीं बताई, आप डांस भी अच्छा कर लेते हैं। एक शादी में मैं आपके साथ में था, आप रात को 11:30-12 बजे तक एकदम पूरी एनर्जी के साथ। आखिरी सवाल, नए एंटरप्रेन्योर्स, और मुझे पता है कि आप युवाओं को बड़ा पसंद करते हैं, स्पेशली वो युवा जो कुछ न कुछ कारोबार में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आपके अनुभव से कोई एक सीख, सफलता के मंत्र जो आप कहना चाहेंगे हिंदुस्तान के नए युवाओं को? हाँ, देखिए शुरू में सबको मैं सलाह नहीं देता कि आप सब एंटरप्रेन्योर बनो। जी। एंटरप्रेन्योर के साथ जुड़ जाओ, पैसा कम भी मिले जी, नहीं भी पैसा दे, जो एंटरप्रेन्योर है उसके साथ जुड़ोगे तो आप तैयार हो जाओगे। ठीक बात है। तो बड़े आपने अपने अनुभव से और आपके व्यक्तित्व से जो लोग सीख सकते हैं, आई एम श्योर अग्रवाल साहब कि आज जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं वो काफ़ी प्रभावित होंगे और लाइफ में कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और 5 साल पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था इसी तरह यहीं पर, जब मैं जी बिजनेस ज्वाइन किया था। आज फिर से लंबे समय बाद मौका मिला, तब जो कहा था वही बात आज फिर से मैं आपको कहूँगा। आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं है, हिंदुस्तान को एक नहीं कई सारे अनिल अग्रवाल साहब चाहिए ताकि हम हिंदुस्तान को नंबर 1 इकोनॉमी दुनिया में बना सकें। बनाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत हमारा धन्यवाद आपका सर। नाम एक ही है जुनून एक ही है जी। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत आपके सारे व्यूअर्स को जी। मैं बहुत बधाई देता हूँ जी। कि जिस लगन से आप लोग सब काम कर रहे हैं, ये आपके चैनल बहुत ऊपर और बहुत आगे जाए। थैंक यू सर। वैसे आपने कहा भी कि आप होली आपका फेवरेट त्यौहार है और गाने का भी आपको शौक है, कोई अगर एक आध लाइन आपको याद आ रही हो कोई सुना पाए? तो हम लोग तो पूरा वही आज बिरज में होली रे रसिया ये गाना करते थे जी। हम लोग राजस्थान में करते थे, राधा जी की चुनरी लाल। तो ये जो छोटे छोटे लम्हे हैं, थोड़े बहुत हम बिरहा भी गा लेते हैं, लेकिन वो टाइम लगेगा, वक्त और माहौल चाहिए इसके। नहीं बिल्कुल सर, ईश्वर करे कि आपकी यही एनर्जी हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे और यही आपका काम करने का जो पैशन है वो और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने मुलाकात की एक ऐसे व्यक्तित्व से जिससे काफ़ी कुछ सीखने, समझने और आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा देता है। आज के इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।